इस बैग को देखिए और मुझे बताइए कि इस बैग को खरीदने के लिए आप कितने पैसे दोगे। हाँ, ये बैग फटा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आप पैसे कितने दोगे। 500 रुपए भी नहीं। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इस बैग का प्राइस $15,917 है, यानी करीबन 12,73,360 रुपए। ये बैग इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें ये लोगो लगा है LV यानी लुई वुइटन, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। और हाँ, अगर आप इस ब्रांड के जूते पहन लेते हो तो शायद करीना कपूर भी आपको नोटिस कर ले, जैसे कि कपिल शर्मा के शो में उन्होंने इन सेलिब्रिटीज के जूते नोटिस किए थे। आज सबसे महंगे जूते अक्षय सर के। आपके भी कम नहीं है। वो प्राडा के हैं। वो लुई विटॉन के। हाँ बस ऐसे ही हम देख रहे नजर एक आंख इधर एक आंख उधर है। ओके, तो ये ब्रांड लुई वुइटन ओन करते हैं मिस्टर बर्नार्ड आर्नोल्ड और इनके पास अभी $211 बिलियन है। और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है। ये इतना ज्यादा पैसा है कि इसमें 2 मुकेश अंबानी और एक गौतम अदानी की वेल्थ समा जाए। तो शुरू से समझते हैं कि ये लुई वुइटन कौन थे और ये ब्रांड बर्नार्ड के हाथ में कैसे पहुंचा। देखिए, लुई वुइटन 1821 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे जिसका नाम था अंचे। इस गांव में कोई बिजली वगैरह नहीं थी। लुई के डैड एक किसान थे और माँ टोपियां सिलती थी। लुई की बहुत ही कम स्कूलिंग हुई क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम अपने डैड के साथ खेतों में ही जाता था ताकि ये लोग 2 वक्त का खाना खा सके। लुई जब 10 साल के ही थे तो उनकी माँ की डेथ हो गई और उनके डैड ने दूसरी शादी कर ली। लुई को ये अच्छा नहीं लगा और 13 साल की उम्र में ही वो घर से भाग गए। उनका प्लान था कि पेरिस जाएंगे और वहां जाके वो एक बड़े आदमी बनेंगे, पर पेरिस उनके गांव से 200 किलोमीटर दूर था और उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी खाने के लिए भी। लुई को रास्ते में जो भी जॉब मिली वो करते रहे और एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि एक कारीगर ने उन्हें नौकरी दे दी। वहां पर लुई ने लकड़ी, कपड़े और मेटल जैसी चीजों के साथ काम करना सीखा और इसी स्किल से लुई फ्यूचर में लुई वुइटन का पहला प्रोडक्ट बनाने वाले थे। लुई को फिर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली। 1851 में एम्प्रेस ऑफ फ्रांस ने लुई को अपने ट्रैवल के लिए सूटकेस बनाने को दिया। लुई के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसे अमीर लोगों के साथ, रॉयल्टी के साथ काम करने का मौका मिला था। 33 की एज में मिस्टर लुई वुइटन ने शादी कर ली और पेरिस में उन्होंने एक दुकान खोली। उस वक्त पर मार्केट में 2 चीजें चल रही थी जिसका मिस्टर लुई वुइटन को बहुत फायदा हुआ। पहला था रेलवेज में तरक्की, जिसका मतलब था कि अब ज्यादा लोग रेलवेज में ट्रेवल करेंगे और अगर ज्यादा लोग रेलवेज में ट्रेवल करेंगे तो वो लुई वुइटन का सूटकेस भी यूज करेंगे। दूसरी चीज ये थी कि उस वक्त जितने भी सूटकेसेस थे वो ऊपर से डोम शेप के थे, यानी 2 सूटकेसेस को एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता था। लेकिन मिस्टर लुई वुइटन के डिजाइन किए हुए सूट्स वो फ्लैट थे, यानी एक के ऊपर एक आप जितने चाहे सूटकेसेस रख सकते हैं, मीनिंग ट्रैवल में आसान। लुई के सूटकेसेस अब बहुत बिक रहे थे क्योंकि वो हाई क्वालिटी के भी थे। लेकिन फिर स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर 1 और लुई को अपनी दुकान छोड़ के शेल्टर्स में छुपना पड़ा। जब 4 साल के बाद वो अपनी दुकान में आए तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन लुई ने बिना टाइम वेस्ट किए नई लोकेशन में दुकान खोली जहां ज्यादा कस्टमर्स आ सकते थे और 70 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। जी हाँ, लुई इस कंपनी को बस एक दुकान तक ही एक्सपैंड कर पाए थे। उसके बाद ये बिजनेस उनके बेटे जॉर्ज वुइटन के पास चला गया। लुई के एग्जिस्टिंग फ्लैट सूटकेस में एक और चीज जॉर्ज ने ऐड करी और वो था एक अनब्रेकेबल लॉक। और ये इसलिए था ताकि लोग ट्रेवल करते वक्त कीमती सामान भी ट्रेन से ले जा पाए और चोरों से ये सिक्योर रहे। जॉर्ज ने एक और चीज नोटिस की कि उस वक्त एक कोको शनेल नाम की लड़की नए नए लग्जरी प्रोडक्ट्स ला रही थी, जैसे कि परफ्यूम और हैंडबैग्स एक्सेट्रा। जॉर्ज ने सोचा कि क्यों ना सूटकेस के साथ साथ हम भी हैंडबैग्स बनाएं। फिर नोई, स्पीडी जैसे हैंडबैग्स LV ब्रांड ने तैयार किए। इसके अलावा LV का साइन भी जॉर्ज वुइटन ने ही तैयार किया था। अगर आपको कोको शनेल का नाम सुना सुना लग रहा है तो ये शनेल ब्रांड की मालकिन थी। इनकी भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है और इस पर बुक भी लिखी जा चुकी है जो आप हिंदी में गीगल एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। कोको शनेल के अलावा यहाँ आपको 1200 से ज्यादा बुक समरीज मिलेगी जिन्हें आप हिंदी में सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, जिसमें सिर्फ नॉन फिक्शनल लर्निंग वाली बुक्स हैं जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, इकिगाई, वाबी साबी, दोगलापन एक्सेट्रा। हम कोई लव स्टोरी वगैरह इसमें नहीं डालते, जिसका मतलब है कि ये हम अपनी फैमिली को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें एंड ट्रस्ट मी, गीगल आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेगा। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। कमिंग बैक टू लुई वुइटन ब्रांड, 1936 में जॉर्ज वुइटन की भी डेथ हो गई और ये बिजनेस पास किया गया जॉर्ज के बेटे गैस्टन वुइटन को। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो गैस्टन वुइटन को फैक्ट्री बंद करके छुपना पड़ा। लेकिन इन पर एलिगेशंस है कि बाद में इन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए नाजी जर्मनी के साथ कोलैबोरेट किया और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, यानी पूरे 6 साल तक, 1939 से 1945 तक,
वो अपना बिजनेस पेरिस की सबसे पॉश लोकेशन में चलाते रहे। कंपनी का स्टेटमेंट में ये कहना है कि अगर गैस्टन उस वक्त ये ना करते तो ये ब्रांड कभी सरवाइव कर ही नहीं पाता। इसके बाद 1970 में गैस्टन की भी डेथ हो गई और इस बिजनेस का कंट्रोल मिला गैस्टन के दामाद हेनरी रैकमेयर को। हेनरी वटॉन फैमिली से अलग थे और उन्हें पहले से काफी बिजनेस एक्सपीरियंस था, इसलिए आते ही उन्होंने कंपनी को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत सी कंट्रीज में इस बिजनेस को एक्सपैंड किया, इवन बहुत सी रिटेल शॉप्स खोली और कंपनी का आईपीओ करवाया, यानी इसे पब्लिक ले गए। आईपीओ से जो पैसे मिले उससे और ज्यादा कंपनी को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए लुई वुइटन ने दूसरी बड़ी लग्जरी अल्कोहल की कंपनी मोए हेनेसी के साथ कोलैबोरेट कर लिया और ये ब्रांड एलवी से एलवी इमेज बन गया, यानी लुई वुइटन मोए हेनेसी। अब हमें से मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन ये होगी कि जो भी बात चल रही है वो मिस्टर लुई वुइटन और उनकी 3 जनरेशंस की चल रही है, और ये बीच में मिस्टर बर्नार्ड जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं वो कहां से आ गए और लुई वुइटन इनका कहां से हो गया। और ये जो लुई वुइटन का ब्रांड इनके हाथ में आया है वो कोई बहुत शरीफियत से नहीं आया। ये ब्रांड इनके हाथ में कैसे आया, इसके लिए पहले हम समझते हैं कि मिस्टर बर्नार्ड एक्चुअल में है कौन। देखिए, बर्नार्ड आर्नोल्ड जब पैदा हुए थे तो लुई वुइटन की तरह वो गरीब नहीं थे। बर्नार्ड के डैड एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी चलाते थे जिसका नाम था फेरेट सेवेनियर और उनकी मदर को प्यार था डायोर ब्रांड से। 1971 में बर्नार्ड ने फ्रांस के लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद अपने डैड को कन्विंस किया कि वो दोनों मिलके रियल एस्टेट के कंपनी में फोकस करेंगे। बर्नार्ड के डैड इस चीज के लिए मान गए। बर्नार्ड एक बार अमेरिका काम से आए थे और टैक्सी वाले से बात कर रहे थे। उन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा कि क्या तुम फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम जानते हो? तो उस पर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, नहीं, मैं प्रेसिडेंट वगैरह का नाम नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं क्रिश्चियन डायर ब्रांड को जरूर जानता हूँ कि वो फ्रांस का ब्रांड है। ये बर्नार्ड के लिए बहुत बड़ा लेसन था कि जो ब्रांड का नाम है वो एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अब हुआ यह कि फ्रांस में वापस आने पर उन्हें पता चला कि जो क्रिश्चियन डायर की कंपनी है उसका दिवालिया निकलने वाला है और फ्रेंच गवर्नमेंट उसकी नीलामी करने वाली है। बर्नार्ड ने अपने पार्टनर्स की मदद से इस लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद लिया। इसके बाद अगले 2 साल में मिस्टर बर्नार्ड ने 9000 इंप्लॉइज को निकाल दिया, जिसकी वजह से इन्हें ये निकनेम भी मिला, द टर्मिनेटर। अब उन्होंने ये नई खरीदी पूरी मेगा कंपनी के सारे बिजनेसेस बेच दिए, सिर्फ 2 बिजनेसेस के बजाय। पहला था क्रिश्चियन डायर और दूसरा था ली बॉन मार्शे। 1987 तक आते आते बर्नार्ड ने इस कंपनी की दिशा चेंज कर दी। ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और इस कंपनी ने $1.6 बिलियन का रेवेन्यू किया। इस समय तक बर्नार्ड गैस्टन वुइटन के दामाद हेनरी रैकमेयर के फ्रेंड बन चुके थे और जब एलवी और इमेज ब्रांड का मर्जर हुआ था तो हेनरी ने तो ये सोच के मर्जर किया था कि इमेज के साथ कंपनी मिला के वो जल्दी से ग्रो करेंगे, लेकिन हेनरी की मोए हेनेसी कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ बन नहीं रही थी। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने अपने पुराने फ्रेंड बर्नार्ड के बारे में सोचा कि ये सिचुएशन में उनकी हेल्प करेंगे। हेल्प का तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त बर्नार्ड LVMH ब्रांड में बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे और वो इस कंपनी का पूरा कंट्रोल चाहते थे। 1988 में बर्नार्ड ने $1.6 बिलियन खर्च करके एक होल्डिंग कंपनी बनाई। इस कंपनी ने धीरे धीरे LVMH के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया जो कि पब्लिकली अवेलेबल थे। 24% LVMH के शेयर्स इस कंपनी ने खरीद लिए। इसके बाद बर्नार्ड ने $600 मिलियन और खर्च करके LVMH के 13.5% शेयर्स और खरीद लिए, जिससे वो पूरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। जब ये बात हेनरी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बर्नार्ड के ऊपर केस कर दिया, लेकिन कोर्ट में ये केस बर्नार्ड जीत गए। इसके बाद बर्नार्ड ने कंपनी का एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया और 11 सालों में कंपनी के प्रॉफिट को 5 गुना कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक लग्जरी ब्रांड्स की कंपनी को खरीदना स्टार्ट किया। 1994 में LVMH ने परफ्यूम फर्म गुरेलेन को खरीदा, 1996 में लो को, फिर मार्क जेकोब्स को, फिर सेफोरा को, फिर थॉमस पिंक को, फिर एमिलियो पुची, फेंडी, DKNY और फिर ला सेमोरिटे। 11 दिसंबर 1999 में न्यूयॉर्क में द मोस्ट फेमस 24 मंजिला LVMH टावर भी बनाया गया। इतना ही नहीं, बर्नार्ड की नजर इटालियन लेदर कंपनी गुची पर भी पड़ी और उन्होंने छुपके से इसके शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया और 5% तक गुची के शेयर्स खरीद लिए। जैसे ही गुची को इस साजिश का पता चला तो उन्होंने इसे क्रीपी टेकओवर की साजिश कहा। जैसे ही असलियत सबके सामने आई तो बर्नार्ड रुके नहीं, उन्होंने गुची के शेयर्स 34.4% तक खरीद लिए। गुची को फिर एक नई टेक्निक का पता चला कि अगर वो अपने एम्प्लॉइज को और शेयर दे दे तो बर्नार्ड के जो गुची में परसेंटेज की टर्म्स में शेयर है वो कम हो जाएंगे। सितंबर 2001 तक यही चलता रहा। फिर बर्नार्ड ने गुची के सारे शेयर $700 मिलियन के प्रॉफिट में सेल कर दिए और गुची का सपना छोड़ दिया। LVMH अभी 70 से भी ज्यादा ब्रांड्स को ओन करता है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग इनके लिए काम करते हैं।
बर्नार्ड का मानना है कि अगर इस तरीके का लग्जरी ब्रांड बनाना है तो उनका बिजनेस फैमिली बिजनेस ही होना चाहिए, वरना वो ब्रांड सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी बर्नार्ड के 5 बच्चे हैं 2 पत्नियों से, जो उनका सारा बिजनेस संभालते हैं। डेल्फिन आर्नो चेयरमैन और सीईओ हैं क्रिश्चियन डायर की। एलेक्जेंडर आर्नो ईवीपी टिफनी एंड को के चेयरमैन हैं। एंटोइने आर्नोल्ड सीईओ हैं क्रिश्चियन डायर एसई के। फ्रेडरिक आर्नो सीईओ हैं टैग ह्यूअर के। जे आर्नो डायरेक्टर हैं लुई वुइटन वॉचेस के। ओके, तो कमिंग बैक टू द रियलिटी, देखिए मैंने जितने भी मिस्टर बर्नार्ड के इंटरव्यूज देखे उसमें वो एक ही बात कहते हैं कि मेरे लिए लग्जरी का मतलब है कि अगले 5-10 सालों में लोग मेरे ब्रांड को कैसे परसीव करेंगे। अगर मैं उनके मन में डिजायर क्रिएट कर सकता हूँ, एक इच्छा क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं उसे एक लग्जरी ब्रांड मानता हूँ। और अगर मैं इच्छा क्रिएट नहीं कर सकता तो वो लग्जरी ब्रांड नहीं। इसके साथ जो मुझे लगता है कि 4 जनरेशन लगी इस ब्रांड को खड़ा करने के लिए। लुई वुइटन इस बिजनेस को सिर्फ एक शॉप तक खोल पाए। उनके बेटे जॉर्ज ने उसे थोड़ा सा एक्सपैंड किया, नए प्रोडक्ट्स लाए जैसे कि हैंडबैग्स एक्सेट्रा। फिर गैस्टन आए, उन्होंने थोड़ा और एक्सपैंड किया। और फाइनली मेन एक्सपेंशन स्टार्ट हुई हेनरी के टाइम में, जब उन्होंने उसे और कंट्रीज में एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। इसके अलावा मैक्सिमम एक्सपेंशन तो बर्नार्ड ने की है, और वो कि उन्होंने और ज़्यादा कंपनीज को एक्वायर करके। इतना ही नहीं, इनकी स्ट्रैटेजी ये भी है कि वो मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कम प्राइस में प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, जैसे कि $500-600 में, यानी 35-36 हज़ार। हाँ, ये इन लोगों के लिए चीप प्राइस ही है। और ये इसीलिए है ताकि मिडिल क्लास लोगों के भी मन में डिजायर क्रिएट किया जा सके, और फिर बाद में वो भी महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदें। और अगर हम देखें तो ये स्ट्रैटेजी तो एप्पल भी करता है। जो एंड्रॉयड का सबसे महंगे वाले फ़ोन है, उतने में ही एप्पल अपना चीपेस्ट फ़ोन का प्राइस रखता है। और एक बार जब लोग एप्पल क्लब में आ गए तो फिर वो स्टेटस के लिए एप्पल प्रोडक्ट छोड़ते ही नहीं है। बाकी मिस्टर बर्नार्ड की बात करें तो आपको क्या लगता है, इज ही ए श्रूड बिजनेसमैन या फिर बिजनेसेस तो ऐसे ही चलते हैं? जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कोको शनेल की बुक समरी गूगल एप्लीकेशन में ज़रूर सुने, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जय हिंद।